चले यार, आज हम लोग सेट नंबर करेंगे 409। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो कम से कम यार थोड़ा लाइक कर दिया करें, ताकि उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा लगता है, अगर पसंद हो तो कर दीजिए, और अगर ना लगे तो आप फिर देख लेना क्या कर सकते हैं आप। देखिए, कहा ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज है। कहा सर ई तथा एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी डी और बी डी सी के केंद्रक केंद्रक यानी सेंट्रोइड है। कहा यदि विकर्ण एसी की लंबाई 12 है तो ई एफ की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यार, ये डायगोनल है और ये भी अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे, ये भी डायगोनल है। ठीक है। कहा त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी का केंद्रक ई है। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ए बी डी का केंद्रक जो है ई है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप सबको पता भी है कि मेरे भाई जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों मीडियन का जो कटान बिंदु है, मीडियन नहीं लग रहा पर मान लीजिए, ये तीनों मीडियन का जो कटान बिंदु है इसी को केंद्रक ग्रेविटी ऑफ सेंटर यानी केंद्रक सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये भी आप सभी को पता है कि सर अगर ये केंद्र मीडियन है और मीडियन अगर ये केंद्रक है तो केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो वर्टेक्स से केंद्रक के बीच का दूरी 2 और केंद्रक से साइड के बीच का दूरी 1 होता है। तो मीडियन केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके ना। तो कहा कि त्रिभुज ए बी डी का केंद्रक जो है केंद्रक ई है। तो ये अगर माध्यिका है तो केंद्रक माध्यिके पर ना होगा, तो इस पर ई है। और अगर ये केंद्रक है तो केंद्रक इस माध्यिका को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में। और कहा कि त्रिभुज बी डी सी का केंद्रक एफ है। बी डी सी का केंद्रक, अच्छा इस ट्रायंगल का ये माध्यिका है तो केंद्रक किस माध्यिका पर होगा? और माध्यिक केंद्रक है कितना? एफ। तो ये केंद्रक इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। का एसी का लंबाई 12 है। अच्छा, इस कंप्लीट एसी का लंबाई देखिए तो 3 और 3 6 यूनिट दिया है। कितना? 12। 6 12 तो 1 बराबर कितना? 2। सवाल कहा ईएफ का लंबाई, ईएफ यहां से यहां तक ये वाला लंबाई पूछा है। तो ईएफ कितना है? तो सर 1 और ये 1, 1 और 1 2, 1 बराबर 2। 6 दूना 12 सही तो है। तो 2 बराबर 2 दूना 4। ऑप्शन सी। देखिए, कहा नौ क्रमागत संख्या का औसत 20 है। सबसे छोटी संख्या नौ क्रमागत संख्या का औसत 20। अच्छा, नौ क्रमागत संख्या का औसत 20 और औसत आप सबको पता है कि बीच वाला नंबर होता है सर। अगर लगातार संख्या है तो एवरेज बीच वाला नंबर होगा। तो 9 संख्या में से जो एग्जैक्ट बीच में है वो नंबर पता है कि सर 20 है। तो आप बताइए, 9 में से एक नंबर पता है, बचा 8 नंबर। तो सर 4 नंबर इधर होगा और 4 नंबर इधर होगा। कहा कि छोटी संख्या, अच्छा अगर लगातार संख्या लिखेंगे तो गैप एकक का होगा। गैप एकक का ना, 3 4 5 6 7 लगातार है तो गैप एकक का। तो हर नंबर के बीच का गैप 1 का, तो 4 नंबर के बीच का गैप कितने का हो जाएगा? 4 का। तो इसमें से 4 कम कर देंगे तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 16। कहा कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है सर। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के रेशियो में है। बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए, सिक्के नहीं, कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों का जो संख्या है, क्वाइंस का जो रेशियो है,
वो 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या। तो देखें यार, जितने भी अभाज्य संख्या है उसमें एक ही सेट ऐसा बनता है, जैसे 3, 5 और 7, एक ही सेट ऐसा है जो कंजिक्यूटिव यानी लगातार विषम अभाज्य संख्या का है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या की बात करें ना, तो 3, 5, 7 एक ही सेट ऐसा बनता है कि तीनों लगातार विषम अभाज्य संख्या है। तो रेशियो क्या हो जाएगा सर, बढ़ते क्रम में, यानी 3, 5 और 7 पॉइंट्स का रेशियो आ गया। कहा कि इनका मूल्य 552 है, तो आप बताना जरा मूल्य कितना, 50 पैसा का 3 सिक्का है, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 1.5 रुपया। 25 पैसा का 5 सिक्का है तो 125 पैसा यानी 1 रुपया 25 पैसा। सर 10 पैसा का 7 सिक्का है यानी 70 पैसा, तो 0.70। इन सबको मिलाकर टोटल कितना हो गया, तो 5। सर ये होगा 7 आ 2 9, 9 आ 5 14, और 2 और 1 3, यानी 3.45 टोटल मूल्य है। लेकिन टोटल मूल्य दिया है कितना सर, 552। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, काटिएगा तो ये 552। 1 मिनट यार, तो 552 बटा 3.45 है ना। डेसिमल हटाएंगे 100, 5 से 5 छक 30, 5 नमा 45, 5 से 20 बचे 100। काटिएगा इससे कितना बार में, 8 नमा 72, 8 छक 8 बार में, यानी 8 दूना 16, 160। तो 1 यूनिट बराबर 160 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहा कि यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को पलट दी जाए तो रेशियो हो जाएगा 7, 5 और। अब बताइए मूल्य कितना हो गया, तो 50 पैसा का 7 सिक्का, तो 7 पचे 35 यानी कि 3 रुपया 50 पैसा। 25 पैसा का 5 सिक्का तो 125 पैसा यानी 1 रुपया 25 पैसा। 10 पैसा का 3 सिक्का 30 पैसा यानी 0.30। तो टोटल मूल्य कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया 50 आ 25 75 आ 75 आ 3 105 हाथ में रहा, 3 1 4 और 1 5, यानी 505 रुपया। यूनिट हो जाएगा 5.05 यूनिट। कुल कितना रुपया बढ़ जाएगा, आप बताइए। पहले टोटल मूल्य कितना था, 3.45, अब टोटल मूल्य कितना हो गया, 5.05। तो कितना बढ़ गया सर, अगर घटाएंगे, घटाइएगा तो कितना अंतर कितना हो गया, तो 0 है, यानी 1.60 का। तो 1 यूनिट बराबर 160 है, तो इतना यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 0 से डेसिमल कैंसिल, 16 का स्क्वायर 256 रुपया बढ़ जाएगा, अंतर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। देखिए कहा दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें कौन सा विकल्प गलत है। तो सर पहले तो इसका माध्य बराबर बहुलक, माध्य बराबर माध्यिका, माध्यिका इज ग्रेटर देन बहुलक और बहुलक इज लेस देन माध्य। तो पहले इस डेटा को माध्यिका भी रिलेशन में, तो पहले बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए, 1 2 जो लिख दीजिएगा काटते जाइएगा, फिर 2, अब 3 3 3 4, यहाँ भी 4 5 सर 5 6 6 और 8। अगर इसका माध्य हम बोले कि माध्य कितना होगा, माध्य, तो इन सबको जोड़कर, तो 1 आ 4 5 आ 9, ये हो गया 5 आ 9 14 आ 4 18, 4 22 आ 5 27, 27 5 32, 6 38 आ 6 44 और 8 52। भाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर, 13 चौक 52। तो माध्य 4 हो गया। अब माध्यिका,
माध्यिका निकालेंगे तो मीडियन तो बीच वाला नंबर होता है, तो अगर बीच वाला निकालेंगे तो सर इधर से 5 को खत्म कर दीजिए, तो इधर से भी 5 को खत्म हो जाएगा, एगो ये एगो बीच 4, तो माध्यिका 4। बहुलक, बहुलक तो आसानी है, बहुलक जो बहुत बार आया हो डेटा में, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 3 बार आ रहा है, तो माध्यिका बहुलक 3 हो जाएगा। अब देखिए माध्य बराबर बहुलक, नहीं सर ये गलत है, माध्य और बहुलक बराबर नहीं है। कहा माध्य बराबर माध्यिका, सर माध्य और माध्यिका बराबर है, ऑप्शन बी सही होगा। माध्यिका इज ग्रेट, कौन सा विकल्प गलत है? अच्छा गलत पूछा है, तो माध्य, माध्यिका ये बहुलक है, माध्यिका बहुलक से बड़ा है, माध्यिका बहुलक से बड़ा, ये भी सही है। बहुलक छोटा है माध्य से, सर ये भी सही है, तो गलत कौन है? ए। का एक नौ की चाल धारा के अनुकूल 25 है, यानी धारा के दिशा में नौ का चाल बढ़ जाता है या बढ़ जाता है, तो बोट प्लस वाटर 25। का सर धारा की चाल है 3, यानी वाटर का स्पीड 3 है, तो बताइए बोट का स्पीड कितना है? 25 में से 3 गया 22। का 100 किलोमीटर अनुकूल, अच्छा 100 किलोमीटर धारा के दिशा में जाइएगा, समय कितना? दूरी बट्टा चाल, डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल जुटेगा कितना? 25। और कहा सर 57 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, और विपरीत जाइएगा तो चाल घट जाएगा ना, तो 22 में से 3 गया 19। का कुल कितने समय लगेंगे? तो जोड़ दीजिए 25 चौक 100, 19 तिया 57, यानी 4 3 7 घंटा लगेगा। क्लियर है बात? चलिए कहा कि एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची है। अच्छा समान कीमत पर बेची है, समान कीमत पर बेची है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि दोनों कार का विक्रय मूल्य समान है, दोनों कार का विक्रय मूल्य समान है। कहा उनमें से एक 10% लाभ पर। अच्छा एक बात बताइए, क्रय मूल्य है विक्रय, दोनों कार का विक्रय मूल्य समान है, पहले ही बोल दिया है, दोनों कार जो होगा इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहा पहला को 10% लाभ पर, तो 10 क्रय मूल्य है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी क्रय मूल्य 10, एक का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना? 11। आप बताना अगर पहला कार का विक्रय मूल्य 11 है और इसने बोला समान कीमत पर दोनों को बेचा, पहला का विक्रय मूल्य 11 तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? अब आगे कहा एक्स को कुल लेन देन में 12% हानि हुआ, ओवरऑल कुल लेन देन यानी दोनों को मिलाकर ओवरऑल उसको 12% हानि हुआ है, तो मेरे प्यारे भाई 12% का फ्रैक्शन 3/25, यानी क्रय मूल्य अगर टोटल 25 है, 3 का हानि हुआ है, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य 25 है, यानी दोनों को मिलाकर टोटल क्रय मूल्य 25, दोनों को मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य 22। तो यहां देखिए तो टोटल विक्रय मूल्य कितना? 11 और 11 22। अगर विक्रय मूल्य 22 है तो टोटल क्रय मूल्य 25 होना चाहिए, टोटल क्रय मूल्य 25 होना चाहिए। पहला का 10 है तो दूसरा का क्रय मूल्य 15 हो जाएगा। अब तो सवाल आसान हो गया भाई। अब बोला कि बताइए दूसरी कार पर लाभ या हानि लगभग कितना परसेंट था? तो दूसरा कार को खरीदा है 15 में, बेच दिया 11 में, कितने का लॉस हुआ? 4 का लॉस हुआ है। कितना पर? 15 पर। परसेंट 100 से गुना, सर 5 दिया 15, 5 से 20, 20 80/3, 80/3 यानी कि 26 या 78, तो 26 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। देखिए कहा अमर, अकबर और एंथोनी, सुनिए इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपको अगर हम बोले कि सर ए और बी मिलकर किसी काम को करता है 10 दिन में, बी और सी मिलकर काम करता है 12 दिन में, सी और ए मिलकर काम करता है 15 दिन में। आपसे बस इतना पूछे कि बताइए इन तीनों वर्कर में से फास्ट कौन है और स्लो कौन है? फास्ट कौन है, स्लो कौन है? और ना तो फास्ट, ना फास्ट, ना फास्ट, ना स्लो, ये कौन है जरा बताइए। तो आप करेंगे क्या? आपको टाइम लग जाएगा सर, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए का एफिशिएंसी, फिर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए में से ट्वाइस ऑफ फिर ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे, फिर उसमें से ए बी घटाएंगे, सी आएगा, बी सी घटाएंगे, ए आएगा, सी ए घटाएंगे, बी आएगा, तब ना बता पाइएगा, काफी टाइम खराब होगा। तो डायरेक्ट क्या करिएगा, जैसे सबसे फास्ट कौन है ये निकालने का तरीका है कि सबसे छोटा वाला 2 वैल्यू को पकड़िए। सबसे फास्ट कौन है ये निकालना है, तो सबसे छोटा वाला 2 वैल्यू, तो 10 और 12 छोटा है, ये दोनों छोटा है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? तो आप बोलेंगे सर बी कॉमन है, इसका मतलब बी सबसे फास्ट होगा, बी सबसे
फास्ट होगा। स्लो निकालना है, अगर स्लो निकालना है तो दो बड़ा वाला वैल्यू पकड़िए, जो दो बड़ा वैल्यू है उसको कंसीडर करिए। तो दो बड़ा वैल्यू कौन है, 15 और 12, 15 और 10 तो सबसे छोटा ना, दो बड़ा यही है 15 और 12, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो आप बोलेंगे सर सी कॉमन है, यानी सी स्लो है। तो भाई मेरे जो सबसे फास्ट है पता कर गए, जो सबसे स्लो है ये भी पता कर गए, तो आप बताइए क्या आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन वर्कर जो ना फास्ट ना स्लो, तो सर ए ऐसा होगा जो ना तो फास्ट होगा और ना ही स्लो होगा। क्लियर है बात, ये बता देंगे। अब आ जाइए सवाल पे। का अमर, अकबर और एंथोनी, अमर मान लेते हैं ए, अकबर बी है और एंथोनी सी है, का प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर और अकबर एक साथ काम करते हुए परियोजना को एक साल में, अमर और अकबर यानी ए और बी मिलकर एक साल, एक साल कहने का मतलब 12 महीना। आगे का अकबर और एंथोनी, अकबर यानी कि बी और एंथोनी यानी कि सी, ये लोग मिलकर काम कर देगा कितने दिन में, 16 महीनों में। आगे का सर एंथोनी, एंथोनी और अमर, एंथोनी यानी सी और ए मिलकर काम 2 साल यानी 24 महीना में। अब आपसे सवाल बोला, यदि वह व्यक्ति जो ना तो सबसे तेज है और ना ही सबसे धीमा काम करता है, वह परियोजना को पूरा करने के लिए महीने में कितना समय लेगा, कितने महीनों का समय लेगा, तो आप बताइए सब ऐसा वर्कर कौन होगा जो ना तो फास्ट होगा और ना ही स्लो होगा। तो आप सबसे पहले फास्ट पकड़ लीजिए कि सर फास्ट कौन है, तो आप बोलेंगे सर छोटा वाला दो वैल्यू पकड़िए और इसमें कॉमन बी है, यानी कि बी सबसे अच्छा स्लो, फास्ट निकालना है, हाँ सही है बी। अच्छा स्लो निकालना है मेरे भाई, स्लो तो दो छोटा वाला वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू पकड़िए, स्लो निकालना है तो बड़ा वाला वैल्यू, 16 और 24, इसमें कॉमन कौन है सी, तो स्लो सी होगा, ना फास्ट ना स्लो कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर ए। यानी आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि ए पूरा काम अगर करे तो उसको कितना समय लगेगा, तो ए का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना 48, 12 चौक 16 तिया 24, तो यहाँ ट्वाइस ए दो बार है, बी दो बार, सी दो बार, तो ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी है, तो डायरेक्ट बताइए ए बी सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 3 7 है, 2 9/2, 9/2 यानी 4.5। अब हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है सर, टोटल एफिशिएंसी में से बीसी घटा देंगे तो ए आ जाएगा, बीसी का एफिशिएंसी 3 है, तो बताइए ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1.5। ए का एफिशिएंसी 1.5 है तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से काटिएगा 3 बार में, आप 5 से काटिए 2 बार में, 3 से 16 3 48, 16 दूना 32, ऑप्शन बी। देखिए सवाल कहा यदि दो संख्या का योग 24 है, दो संख्या का सर योग 24 है और अंतर 10 है, सवाल का संख्या के गुणनफल का 2 गुना, तो पहले बड़ा वाला बताइए, जब भी दो संख्या का योग और अंतर मालूम बड़ा वाला निकालना हो जोड़कर 2 से डिवाइड करिएगा, तो 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17, और छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो घटाकर 14 को 2 से डिवाइड करिएगा 7, का इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो ये हो जाएगा 119, 17 7 119 हो जाएगा, और इसका डबल कर दीजिएगा तो 2 9 18, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 238, ऑप्शन सी। देखिए तो कहा निम्नलिखित कथन पर विचार करें, बताएं इनमें कौन सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है, सर जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है क्या, हाँ, दो को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्या है सब विषम है, दो एक लौता भाज्य संख्या है जो कि सम है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कहा किन्हीं दो अभाज्य संख्या का गुणनफल विषम होता है, सर कोई भी दो अभाज्य संख्या का गुणनफल विषम होता है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि दो अभाज्य है तीन भी अभाज्य है तो इनका गुणनफल 6, 6 एक इवन नंबर है, हाँ, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे ना तो उन सब का गुणनफल एक विषम संख्या होगा, लेकिन यहाँ कहा किन्हीं दो अभाज्य संख्या का गुणनफल विषम होगा, तो ऐसा भी नहीं है सर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ना तो एक और ना ही दो। का रमेश गणेश और राजेश के वेतन 2020 नहीं ये 2010 है, 6 5 7 है। अच्छा ये रमेश जी हैं, गणेश जी हैं और ये राजेश हैं, का इन तीनों के 2010 में इन तीनों के वेतन का रेशियो 6 5 और 7 था। आगे कहा यार 2015 में इन सब के वेतन का रेशियो था 3 4 और 3। सवाल कहा कि 10 और 15 के दौरान रमेश के वेतन में 25% वृद्धि हुई है, रमेश के वेतन में 25% वृद्धि, कहा 10 से 15 के दौरान रमेश का जो वेतन था वो 25% इंक्रीज कर गया, तो रमेश के बारे में बोला है तो ओनली रमेश को कंसीडर जरा कीजिए, तो
रमेश का वेतन पहले 2010 में रमेश का वेतन कितना था, तो आप बोलेंगे सर रमेश जी का वेतन 6 था। अच्छा 2015 में रमेश का वेतन कितना है 3, क्या इससे ये 25% ज्यादा है? आप कूद कर बोलेंगे सर ज्यादा नहीं है, कम है, कम है। तो पहले तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। यहाँ रमेश का वेतन 10 के तुलना में 15 में 25% ज्यादा बोला है, पर ऐसा है नहीं, ऊपर से कमी है। तो पहले इसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस तो कर लेंगे, लेकिन पहले इक्वल बनाइए। इससे 25% ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो पहले इक्वल बनाइए। जो भी बनाना है बन जाएगा, लेकिन पहले इक्वल बनाइए। तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर दिए, इक्वल बन गया। अब कहा कि 15 वाला वेतन 10 से 25% ज्यादा, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 10 में 4 था तो 15 में 1 बढ़कर 5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 था तो 4 से गुना, ये 5 तो 5 से गुना। क्लियर बात, काम खत्म। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ बताइए, रेशियो का नियम है 4 से, यहाँ तो सब में 4 से करना पड़ेगा आपको। यहाँ कितना से गुना किया 10 से, तो सब में 10 से गुना करना पड़ेगा। तो राजेश के वेतन में पूछा है कि कितना वृद्धि होगा, तो राजेश का वेतन पहले था 28, अब हो गया 30, तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर 2 बढ़ गया। कितना से, 28 से। परसेंट तो 100 से गुना, 2 से 14, 2 से 7 और 2 से 50, 50/7, 7×7=49, लगभग पूछा है तो 7, 7×7=49, 7%। ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 10 के तुलना में 15 वाला वेतन 25% ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको इक्वल बना लीजिए, इक्वल बना लिए यानी रेशियो 1:1 हो गया। अब इससे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा यानी अगर ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा। 100 कहने का मतलब 4, 125 कहने का मतलब 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बात जरा देखिए तो, 5×5 = 25 प्लस 5 30, यहाँ 5×5 = 25 प्लस 5, यहाँ भी कितना 30, तो ये तो पूरा कटिए गया, 1 आ गया। अब यहाँ एक बात बताइए, ये इनवर्स हो जाएगा ना, इनवर्स हो जाएगा तो इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। और ये इनवर्स होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो ऊपर में 1/5, नीचे भी अरे सेम है, वो कटिए जाएगा सब यहाँ भी। अब यहाँ बच गया है सर कट कुट के कितना 1। अब माइनस, यहाँ 5×5 = 25 में से 1 जाएगा 24, अब बट्टा अब गुना 10/, यही है ना। 5×2 = 10 से 10, कहाँ मिस्टेक कर गया यार। अरे सॉरी यार, सॉरी, इतना बड़ा मिस्टेक। ओफो, अरे भाई सॉरी यार। ये तो ठीक है, 25/30, 25/30, ये तो 1 आ ही जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट वाला का करना पड़ेगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1/5, 1/25, तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। नीचे देखिए तो 1/25, और ये भागा वाला इनवर्स हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5×5 = 25, अब 5×5 = 25, ये बट्टा वाला 5 ऊपर चला जाएगा, तो 25 यहाँ से आ गया। और माइनस, यहाँ 5×5 = 25 में से 1 जाएगा 24/5, और गुना 10/2, 5×2 = 10 से 10, तो यहाँ से 24, 25 में से 24 जाएगा कितना 1। a+b 90 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सर 45 ले लेते हैं। तो 10 45 1 1, तो 2 हो गया, सॉरी 1 × 1 1 हो जाएगा। 10 45 1, cot 45 1, तो 1 × 1 2, तो 2 प्लस सॉरी 1 + 1 2, तो ऊपर में √2 हो गया। और नीचे sin 45 1/√2 इंटू sec 45 √2, कट गया सर, तो नीचे 1 आ गया, यानी कि वैल्यू 2। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में 45 रखने पर √2 आता है। तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ √2 आएगा, ऑप्शन डी। का एक आयताकार प्लॉट में चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। आयताकार प्लॉट के चारों ओर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए। प्लॉट का एरिया 96 वर्ग मीटर है। निर्माण की लागत 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। निर्माण की कुल लागत ज्ञात करें। पहले चीज तो कि सवाल में प्लॉट का ना तो लंबाई दिया ना ही चौड़ाई दिया है। क्लियर है बात, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो आप इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं पाइएगा, यानी कि डेटा अपर्याप्त है। का एक द्विघात समीकरण, एक ये सवाल में भी एरर है यार, इस सवाल में भी एरर है। ऐसे आप बना ही लेंगे, लेकिन इसमें पता नहीं कुछ मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक है, तो इसको रहने दीजिए।
जनरली यहाँ पे मूलों का योग दिया है और मूलों का गुणनफल दिया, इक्वेशन लिखना है तो द्विघात इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। और आपसे एक पूछा है विवितकर, विवितकर या विवेचक, बचपन में पढ़े होइएगा विवेचक विवितकर या डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का वैल्यू पूछा है इन दोनों का। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, नहीं तो आपसे बन जाता ये सवाल। देखिए का सीमा और दर्शन के आय का अनुपात 7:5 है। सीमा जी हैं और ये दर्शन जी हैं, इन दोनों के इनकम का रेशियो है 7:5, ये आय का रेशियो है। आगे कहा कि सर 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय, व्यय यानी खर्च का रेशियो, खर्च का रेशियो है 17:12। आप एक चीज बताइए, पहले तो बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका से कर लेंगे। इनकम सीमा जी का 7x है और दर्शन का 5x है। कहा सीमा 12,000 बचत करती है, तो सीमा के आय में से सीमा का बचत घटा दीजिएगा तो ये सीमा का खर्च आ जाएगा, रेशियो दिया यानी बट्टा। दर्शन के आय में से दर्शन का बचत घटा देंगे तो ये दर्शन का खर्च आ जाएगा, और दोनों के खर्च का रेशियो दिया है कितना, 17/12। 12×7 = 84, 12×12 = 144 पर 3 जीरो, 17×5 = 85, 17×8 = 136 पर 3 जीरो। सर 84 एक्स उधर जाके घटेगा एक्स, इधर 1,36,000 आके प्लस हो जाएगा ना, तो घटाइएगा 0,0,0,2, और यहाँ से प्लस हो जाएगा इधर। पंद्रह होगा ना यहाँ पर, 15 होगा, तो ये तो एक, तो एक्स बराबर 12,000 आ गया, एक्स 12,000। तो सवाल कहा कि सीमा और दर्शन का कुल खर्च ज्ञात करें। अच्छा सीमा और दर्शन का टोटल इनकम कितना, 7, 5, 12x है, तो एक्स बराबर 12,000, तो 12x बराबर 144 पर 3 जीरो। अच्छा टोटल बचत कितना है, तो 12,000 और 9,000, 21,000। ए क्या यार बक, 9×7 = 63, 9×6 = 15, अब हुआ, घटाइएगा तो इधर आएगा एक हो जाएगा ये 9, ठीक है 9,000, एक्स बराबर 9,000, तो ये टोटल 12 तो 8 पर 3, टोटल 12 9 21,000। ओफो, ये टोटल आय हो गया, टोटल बचत कितना है सर, टोटल बचत है सर 12,000 और 9,000, 21,000, घटा देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा 87,000, ऑप्शन सी। तो एक तो तरीका ये हो गया, इससे कर ही लीजिएगा आप लोग। आप क्रॉस प्रोडक्ट से करिए, सीमा और दर्शन के इनकम का रेशियो कितना है, आय का रेशियो है 7 और 5, और उनके सेविंग का सॉरी एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो कितना है, तो खर्च का रेशियो है 17 और 12। का सीमा जी बचत कर रही है 12,000 का और दर्शन जी बचत कर रहा है 9,000 का। 12×7 = 84, ठीक है, 17×5 = 85, 84 और 85 का अंतर कितना, एक।
ठीक है, यहाँ से देखिए 12 12 144 पर 3 जीरो, यहाँ 17 नमा अभी आ गया था, 9 7 63 9 6 15 153 पर 3 जीरो। अब इसका अंतर अगर निकालेंगे 0 0 0 और ये 9000, तो यहाँ से अंतर है 9000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 9000, 1 यूनिट बराबर 9000। सवाल कहा कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय, देखें 1 यूनिट का जो वैल्यू आया है ये केवल इनकम वाला रेशियो को डिफाइन करेगा। तो इनकम है 7 और 5 12, 1 यूनिट बराबर 9000, तो 12 यूनिट बराबर 12 नमा 108 पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और टोटल बचत है 12 9 21,000, तो इसमें से 21,000 घटा दीजिएगा तो कितना आ गया था 87,000। कर लेंगे तो ऐसे भी कर लीजिएगा। सॉरी यार, इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बाय मिस्टेक भी हो गया था। देखिए का ए बी सी मिलकर काम को 14 दिन में करेगा, जबकि सी अकेले 42 दिन में। ए बी एंड सी 14 दिन में, सी अकेले करेगा 42 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया 42, 14 या 42, 42 एकम 42। का ए और बी मिलकर काम कितने दिन में? अच्छा, सी का एफिशिएंसी 1 है, तीनों का 3 है, सी का 1 है, तो ए और बी का एफिशिएंसी 2 होगा। का ए और बी पूरा काम कै दिन में? ए और बी एक दिन में 2 काम, तो 42 काम कै दिन में करेगा? 2 से डिवाइड करिए, 21 दिन। का एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में, ट्रेन जो है 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में, 1 किलोमीटर लंबा पुल को पार कर रहा है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर लंबा पुल है, तो अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई को पार कर रहा है 1 मिनट यानी क्या सेकंड में? 60 सेकंड में। आगे का 750 मीटर लंबी सुरंग, सुरंग यानी अपनी लंबाई या प्लस सुरंग की लंबाई को पार कर रहा है 50 सेकंड में। सर आप बताइए, यहाँ पर तो ट्रेन का लंबाई कांस्टेंट है सर, ट्रेन का लंबाई कांस्टेंट है, ये टाइम जो 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है ये किस वजह से ज्यादा लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कितना? 250 डिस्टेंस ज्यादा है, तो 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 सेकंड लग जा रहा है, तो स्पीड होगा कितना? तो स्पीड दूरी बट्टा यानी 25 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में 18/5 से 55 25 18 पचे 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए कहा जब x वस्तु का क्रयमूल्य y वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, x का क्रयमूल्य y के विक्रयमूल्य के बराबर है, विक्रयमूल्य को बाएं साइड लेकर आइएगा तो क्रयमूल्य बट्टा विक्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा? y बट्टा x। का 25% लाभ हुआ, अच्छा 25% लाभ हुआ, 25% 1/4 यानी क्रयमूल्य 4 है, एक का लाभ हुआ तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रयमूल्य बाई है तो बाई का वैल्यू हो जाएगा 4, विक्रयमूल्य एक्स है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। तो कहा एक्स अनुपात बाई, तो एक्स है 5 और बाई है 4, तो 5:4। देखिए कहा किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, बेलन का रेडियस 10% बढ़ा दीजिए यानी कि 10 से 11 कर दीजिए, ऊंचाई 40% कम कर दीजिए, हाइट 40%, 40% का फ्रैक्शन 2/5 यानी कि 5 था तो 2 कम करके 3 कर दिए। सवाल कहा कि पृष्ठ एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2π/h, तो रेशियो में कांस्टेंट को तो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि 2π/h यहाँ भी 2π/h यहाँ भी, 2π से 2π कटिए जाएगा, केवल RH बच जाएगा। RH अगर आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 पचे 50, 11 तिया, यानी पहले कर्व सरफेस एरिया 50 था तो अब कर्व सरफेस एरिया 33 हो गया, यानी कितने का कमी हुआ? 17 का। 17 का कमी कितना पर? 50 पर ना, परसेंट 100 से गुना, 50 दूना 17 दूना 34%। का दो संख्या का एलसीएम 90 है और एचसीएफ 6 है, एक संख्या दूसरा से 12 अधिक है, यानी एक संख्या जो है दूसरा से 12 अधिक, यानी दोनों का ये डिफरेंस दिया है 12। अच्छा एक बात बताइए, संख्याओं का एलसीएम मालूम है, एचसीएफ मालूम है, ठीक है, एलसीएम मालूम है, एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ कितना है? 6। अगर एचसीएफ 6 है तो दोनों नंबर 6 से कटना चाहिए, तो 6 से दोनों नंबर कटना चाहिए, 6 से ये 12 कटता है, 45 तो नहीं कटता, ये तो हो ही नहीं सकता है, कार्बन हो नहीं सकता, यानी होगा क्या? 30 और 12 में से कोई होगा। तो अब निकालिएगा तो देख लीजिए एलसीएम, ये रिलेशन तो आप सबको आता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, यानी संख्याओं का गुणनफल आ गया है कितना? x/बराबर 540।
अच्छा ऐसा 2 नंबर पिक करिए तो जिसको गुना करने पर 540 और अंतर 12, अंतर 12 अगर बड़ी संख्या 12 ले लेंगे तो 12 में से छोटी संख्या 0 लेंगे तब ना 12 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता यार, चेक भी नहीं करना था, ये तो पहले ही खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बच गया, 30 होगा। और ऐसे भी देखिए 30, तो 30 गुना 18, 540 से 30 और 18 का अंतर कितना है, 12 है। का यदि संख्या 4/5 5/6 के रेशियो में क्रॉस कर देंगे तो 6 चौक 24 और 55 25 हो जाएगा। का पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है? पहली संख्या दूसरी से अधिक नहीं सर, कम है। कितना कम है? एक। एक कम है किससे? 25 से। 1/25 यानी 4% लेस है। का किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 44% छूट देते हुए बेचने से एक व्यापारी को 30% हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितना लाभ होगा? अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो अंकित मूल्य अगर 100 है, 40% डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेचा कितना में है? 60 में। आगे कहा यार कि उसे 30% हानि हुआ, क्रय मूल्य निकालिए। सुनिए ना, 60 में बेचे हैं, 30 का हानि हुआ है, 30 का हानि यानी विक्रय मूल्य 70% ना होगा, तो 60 में बेचे, 30 का हानि यानी विक्रय मूल्य 70, तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लिए, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। सर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बट्टा वाला 7 से सब में गुना कर दीजिएगा तो ये 70 और ये 42 और ये कितना 60 हो जाएगा। आगे कहा कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, कितना में बेचा जाता? अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता। अंकित मूल्य पर, सुनिए ना, पहले मार्क प्राइस 70 था, पहले डिस्काउंट देकर बेच रहा था कितना में? 42 में। लेकिन कहा कि सर अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे, यानी कितना में बेचेंगे? नया एसपी कितना हो जाएगा? 70, यानी 70 में बेचेंगे, अब कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, मीन्स अंकित मूल्य पर ही अब बेचेंगे, 70 में बेचेंगे। तो कहा कितने का लाभ होगा? 60 में खरीदा था, 70 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 10 का लाभ 60 पर, यानी कि 10/60 1/6 और 1/6 यानी 16 से ही 2/3%। का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 95 रुपए की राशि 105 हो जाती है। अच्छा 95 रुपया था, 105 रुपया हो गया, तो 3 साल में ब्याज मिला कितने का? 10 का। 3 साल में ब्याज 10 का, तो 1 साल में ब्याज कितने का? 10/3 का। 1 साल में ब्याज मिला इतने का। कहा 5 वर्षों में समान दर पर 171 की राशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। अच्छा एक चीज बताइए, 1 साल में ब्याज इतने का मिला है ना, हो 1 साल में ब्याज मिला है इतने का, 10 का ब्याज 1 साल में मिला है, तो 5 वर्षों में समान ब्याज दर पर 171 की राशि कितनी हो जाएगी? तो रेट निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए, 3 वर्षों में 95 105 हो गया, तो ब्याज मिल गया कितने का? तो आप बोलेंगे सर 10 का ब्याज, तो ब्याज बराबर पी आर टी बाई 100, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, है ना? तो यार ये कैसे होगा यार ऐसे? रेट आ जाएगा बहुत गंदा। तो ये 200/19 दिया, 57% हो जाएगा रेट। और कहा 5 वर्षों में समान ब्याज दर पर 171 की राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट पूछा है, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर होता है पी आर टी बाई 100, 57 तिया, 3 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10 तिया 30, अरे आसाने था वो। तो 171 रुपया पर 30 का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा। आसान था, फालतू में हम। देखिए का एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात 25:4 था। सुनिए ना, पास और फेल होने वाले बच्चों का रेशियो कितना था? 25 और 4, तो 25x और ये 4x हो गया। तो आप लोग बताना टोटल बच्चा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 29x। अच्छा कहा कि यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण हो जाता, यानी टोटल एक बच्चा एक्स्ट्रा अपीयर होता, तो पहले टोटल 29x था, अब टोटल कितना हो जाएगा? 29x प्लस 1। आगे कहा कि साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, यानी पहले जितना बच्चा फेल कर रहा था ना, उससे 3 बच्चा कम फेल कर रहा हो अब,
तो 4x माइनस 3। कोई बता पाइएगा कि टोटल बच्चा कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर बता देंगे, टोटल है 29x प्लस 1 और अब फेल कर रहा है 4x माइनस 3। तो टोटल में से फेल होने वाला घटाएंगे, पास होने वाला आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25x प्लस 4। तो पास होने वाला बच्चा अब कितना है? तो 25x प्लस 4। और अब इनका रेशियो दिया है, पास और फेल का रेशियो 22:3। तो पास होने वाला बच्चा है 25x प्लस 4 और फेल होने वाला बच्चा है 4x माइनस 3 और पास फेल का रेशियो है 22/3। यही है ना? तो 25 तिया 75 x हो गया, 22 चौक 88, 75 और 88 13 हो गया सर। 22 तिया 66, 4 तिया 12, 66 और 12, 66 और 12 78 हो गया। 13 छक 78, तो x बराबर 6। x अगर 6 है तो सवाल कहा कि आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या का अंतर। अच्छा, प्रारंभ में 25x बच्चा पास कर रहा था, 4x फेल कर रहा था, तो अंतर कितना का है? 21x का, यानी 21 गुना x का वैल्यू 6, 21 छक 126, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से कर लीजिए। एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला अप्रोच जो है उससे करेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। वो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा बात ध्यान में रखना है कि सर अंतर किस किस चीज में दिया है, अंतर यानी चेंज, चेंज किस किस चीज में, किस किस डेटा में चेंज दिया है। तो आप बोलेंगे सर कहा है कि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, यानी ये टोटल में चेंज हुआ है कि टोटल एक बच्चा और अपीयर हो जाता, तो ये चेंज टोटल में है। कहा कि यदि फेल होने वाला का संख्या 3 कम होता है, यानी टोटल जितना बच्चा फेल हो रहा था ना उससे 3 बच्चा कम फेल होता, तो एक चेंज तो टोटल में दिया है सर और एक चेंज फेल होने वाला में दिया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड अप्लाई होगा वो टोटल और फेल पर लगाइएगा। तो बताइए टोटल बच्चा पहले कितना था? तो आप बोलेंगे सर टोटल बच्चा 25 पास 4 फेल, तो टोटल बच्चा था 29 ठो और फेल कै गो हो रहा था सर? पहले 4 गो। क्लियर है बात? अच्छा, अब कहा कि सर पास हो रहा है 22, 3 फेल हो रहा है, तो अब टोटल बच्चा कितना है? 25 और फेल हो रहा है कितना? 3। टोटल में क्या चेंज हुआ है? तो टोटल एक बच्चा आ गया और 3 बच्चा अब कम फेल हो रहा है। चलिए अब लगाइए, या 29 तिया 87, 25 चौक 100, 87 और 100 का अंतर कितना है? 13 का। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 एकम 3, 25 तिया 75। तो ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस 2 चिन्ह रहता है तो अंतर जुट जाता है ना, समान चिन्ह रहता है अंतर घटेगा, 2 चिन्ह रहेगा अंतर जुट जाएगा। तो यहाँ -75 और +3, -75 +3 का अंतर, साइन चेंज है तो जुटेगा, 75 और 3 78 का, तो अंतर है 78 का। 13 यूनिट 78, 1 यूनिट बराबर 6 का। पास और फेल का अंतर, तो पास हो रहा था शुरू में 25 को, फेल हो रहा था 4 को, तो अंतर कितने का? 21 का। 1 बराबर 6 तो 21 बराबर 126। कितना आसानी से बन गया। का 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 के क्रय मूल्य के बराबर है। 75 का विक्रय मूल्य 60 के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 चौक 60, 15 पचे 75। रेशियो लिख देंगे तो 4 इधर आ जाएगा तो एसपी 4 हो जाएगा, 5 इधर तो सीपी कितना? 5। अब बताइए खरीदे हैं 5 में, बेच रहे हैं 4 में, तो 1 का लॉस होगा, 1 का लॉस हो रहा है कितना पे? 5 पे, यानी 20% का लॉस हो जाएगा। का स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 27-23 है, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर 200। अच्छा, अंतर 200 है, अनुपात में अंतर कितने का है? तो सर 4 का लड़कों का संख्या, तो बॉयज कितना है? 27, 4 पचे 27 पचे 135, ऑप्शन बी। का एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई है, लड़कों का औसत 26 है, लड़कियों का औसत 36 है। अच्छा, बॉयज का औसत कितना है? 26 और गर्ल्स का औसत कितना है? 36। अच्छा, लड़का कै गो है? 15 गो, लड़की का संख्या नहीं दिया है। आगे कहा कि संयुक्त औसत 30 है, यानी इनको मिलाकर टोटल एवरेज 30 है। तो कहा कितनी लड़कियां शामिल हुई थी, ये पूछा। अच्छा, इन दोनों का अंतर 4 और इन दोनों का अंतर 6, रेशियो लेंगे तो 3:2 हो जाएगा। बॉयज का संख्या 3 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो कहा गर्ल्स का संख्या यानी 2 यूनिट बराबर कितना? तो 2 पचे 10, ऑप्शन ए। का एक महिला धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। अच्छा, धारा के दिशा में आपका चाल बढ़ता है ना, तो धारा के दिशा में स्पीड हो जाएगा बोट प्लस वाटर,
और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर 4 घंटा में, तो स्पीड होगा 9। 36/4 हो, 36/4, चाल बराबर दूरी बटा समय, 36/4 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत दिशा में अपोजिट चाल घटता है और धारा के विपरीत 49 किलोमीटर 7 घंटा में, तो स्पीड क्या होगा, दूरी बटा समय 49/7 यानी 7। सवाल कहा कि धारा की चाल बताइए, धारा यानी वाटर का स्पीड बोला है, वाटर यानी छोटा वाला वैल्यू पूछा है सर, और छोटा वाला निकालते हैं तो घट, दो संख्या का योग मालूम, अंतर मालूम, छोटा वाला निकालना है तो घटाकर 2 से डिवाइड, 9 में से 7 गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर। का इस श्रृंखला में 20वां पद, 20वां टर्म, तो सुनिए ना, जयमा टर्म निकालना, जैसे एपी में अगर 5वां टर्म निकालना है, 5वां टर्म अगर निकालना है तो 5वां टर्म निकालिएगा तो a + 4d हो जाएगा, ठीक है। 6ठा टर्म अगर निकालिएगा तो a + 5d हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, तो जैसे मान लीजिए कि पहला टर्म a है, दूसरा टर्म एक, चूंकि एपी में डिफरेंस सेम होता है, सेम नंबर से जुड़ जुड़ कर सीरीज आगे बढ़ता है, तो मान लीजिए ये d है, इससे d ज्यादा, फिर इससे d ज्यादा तो d ऐड कर देंगे 2d हो जाएगा, फिर इससे d ज्यादा तो 3d हो जाएगा, फिर d ज्यादा तो 4d हो जाएगा। तो आप बताइए, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a + d है, तीसरा a + 2d है, चौथा a + 3d है, पांचवा a + 4d है। तो आप एक चीज देख रहे हैं सर, दूसरा लिख रहे हैं d, तीसरा टर्म 2d, चौथा टर्म 3d, पांचवा टर्म 4d, यानी जैमा टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम करके d बोल रहे हैं। तो सर पांचवा टर्म क्या होगा, a + 4d, छठा a + 5d। आपसे बोले सातवां टर्म क्या होगा, तो जैमा टर्म सर उससे एक कम d यानी 6d हो जाएगा। हम बोले 12वां टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर a, जितना टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम यानी 11d हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात। तो अपना पूछा है 20वां टर्म, कैमा टर्म पूछा है मेरे प्यारे भाई, 20वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, तो 20वां टर्म होगा मेरे भाई, 20वां टर्म होगा a + 19d। अच्छा a पहला टर्म है 17 + 19 गुना d फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 5 का, 5 का देख पा रहे हैं, 5 का, तो 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 12, इकाई अंक 2 कहाँ है, ऑप्शन सी। अरे भाई 9 × 5 = 45 का इकाई अंक 5 और ये 7, तो 7 × 5 = 12, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2, एक ही ऑप्शन में है। ये सवाल बहुत अच्छा है, अगर एक बार में समझ गया तो बहुत बढ़िया, अगर ना समझ पाए तो इसको 1-2 बार आप पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के खुद से भी बनाने का प्रयास करिएगा। और कल भी ऐसा सवाल हम लोग करेंगे, 2-3 सवाल हर दिन लगातार करेंगे, 2-3 दिन तक लगातार एक एक सवाल करेंगे तो फिर ये चीज पल्ले पड़ जाएगा, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, का एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है, यानी कि इंजन में अगर कोई डब्बा नहीं ना है, यानी वैगन, W फॉर वैगन अगर 0 है, तो रेलगाड़ी का जो वेलोसिटी है ना, ये है कितना, 20/9 मीटर पर सेकंड, बिना डब्बे का। इंजन का गति, यानी इंजन में एक भी डब्बा नहीं लगा है तो उस इंजन का गति है 20/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात। आगे कहा कि ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। सुनिए, कहा कि गति में जो कमी है, गति में कमी यानी कि डिफरेंस ऑफ स्पीड, कमी या वृद्धि कहने का मतलब डिफरेंस ही होता है, यानी कि स्पीड का जो अंतर है ना, वो डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी यानी कि चाल का जो अंतर है ना, वैगन के संख्या के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती है, ये रिलेशन दिया है। तो समानुपाती हटाएंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग को पहले भी बताए हैं, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ V1 बट्टा डिफरेंस ऑफ V2 बराबर, इधर भी रूट लग जाएगा W1 बट्टा W2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, आगे कहा यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है तो इसकी चाल 50/9 मीटर पर सेकंड हो जाती है। सुनिए ना, जब 0 डब्बा लगा था ना तो उस समय स्पीड था 20/9, और जैसे जैसे डिब्बा जोड़ेंगे उसका स्पीड घटता जाएगा ना, तो 4 डब्बा जब जोड़ दिए तो उसका स्पीड हो गया कितना, 50/9। 4 वैगन जब जोड़ दिए, हम ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग को ये सब नहीं लिखना है। 4 डब्बा जोड़ दिए तो स्पीड हो गया 50/9। तो कहा ज्ञात कीजिए कि एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है, मैक्सिमम कितना डब्बा खींच सकता है। तो सुनिए, मैक्सिमम कितना डब्बा यानी कि मैक्सिमम कितना डिब्बा यानी कि चले ना, तो छोड़िए उतना नहीं समझिएगा, आप ऐसे समझिए मैक्सिमम कितना डब्बा खींच सकता है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं
कि ट्रेन का स्पीड 0 कर लेते हैं। ट्रेन का स्पीड 0 यानी कि इतना डब्बा जोड़ दें, कितना डब्बा जोड़ दें ताकि ट्रेन रुक जाए। पहले ये निकाल लेते हैं। फिर से सुनिए हमने क्या बोला। सवाल तो पूछा है कि मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है, तो उसको छोड़ दीजिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि सर अधिक से अधिक कितना डब्बा जोड़ दें ताकि उसका स्पीड 0 हो जाए, यानी ट्रेन रुक जाए। कितना डब्बा जोड़ दें ताकि उसका स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बताना एक बात सर, पहले ट्रेन का स्पीड जब 4 डब्बा जोड़े हैं, पहले 0 डब्बा था तो स्पीड इतना, 4 डब्बा जोड़ दिए स्पीड इतना। तो आप बताइए 4 डब्बा जोड़ने से स्पीड में कितने का कमी हुआ। तो V1 अगर निकालिएगा, डिफरेंस ऑफ V1 निकालेंगे तो 20/9 माइनस 20/9 नहीं है, हो 20 फिर गड़बड़ हो जाता, 20/3 है, ये 20/3 है। 20/3 माइनस 50/9, तो एलसीएम हो जाएगा 9। 3 तिया 20 तिया 60 में से 50 जाएगा 10/9। तो 4 डब्बा जोड़े हैं तो स्पीड में कमी हो गया है 10/9। हम चाहते हैं स्पीड 0 बना देना, स्पीड 0 बना देना। तो सर आप बताइए, ओरिजिनल स्पीड था 20/9 जब 0 डब्बा जोड़ा था, हम स्पीड 0 करना चाहते हैं तो V2 डिफरेंस ऑफ V2 कितना हो जाएगा। तो सर 20/3, स्पीड हम 0 करना चाहते हैं तो अंतर कितने का होगा, 20/3 का। तो यहाँ डिफरेंस 20/3 का बराबर, ये अंतर कब, कमी कब हुआ है, जब 4 डब्बा जोड़े हैं। और ये कमी कब होगा, यही तो हम निकालना चाहते हैं कि स्पीड 0 कर दें, स्पीड 0 कर दें, यानी कितना डब्बा जोड़ें ताकि स्पीड 0 हो जाए। तो ये मान लेते हैं, यही तो निकालना चाहते हैं, तो W2 निकालना है। अब यहाँ 10/9 कैलकुलेशन करिएगा, 10 दूना 3 तिया 9, 3 नीचे आ जाएगा तो 1/6, 1/6 बराबर √4/W2। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर 1/36, अब बराबर इधर स्क्वायर करेंगे तो 4/W2, क्रॉस करेंगे तो W2 बराबर 144। यानी कि इंजन में 144 डिब्बा जोड़ दीजिएगा ना तो इंजन रुक जाएगा, यानी उसका स्पीड 0 हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सर इंजन धीरे धीरे चलता रहे, इसके लिए अधिक से अधिक कितना डब्बा जोड़ेंगे। तो आप कहिएगा ना सर 144 को जोड़े हैं ना तो ट्रेन रुक गया है, एक डब्बा हटा दीजिए ना सर ताकि धीरे 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 चलता रहे। तो एक डब्बा इसमें से कम कर देंगे, यानी 143 डब्बा मैक्सिमम आप ऐड करेंगे ना, तब ट्रेन धीरे धीरे चलता रहेगा, यानी 143। तो सवाल थोड़ा सा अच्छा था यार, आप ये लोग 1-2 बार इसको कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके ना, तो चलें आज के लिए यहीं तक। और आखिरी में एक बार फिर कहेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपका इच्छा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके ना मेरे भाई, तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।